नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास डीप डाइव एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे को डिकोड करने वाले हैं जो हमारे समाज की जड़ों में बहुत गहराई तक बसा है, भारत में दहेज प्रथा। हम सोर्स मटेरियल के आधार पर इसके समाजशास्त्रीय और कानूनी पहलुओं को बिल्कुल बारीकी से समझने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस गंभीर और अहम विषय को समझना शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम इसके अर्थ और परिभाषाओं को देखेंगे, फिर दहेज के मूल कारणों और समाज पर इसके गहरे असर को समझेंगे। इसके बाद हम इसके खिलाफ बने कानूनों पर बात करेंगे और आखिर में इसके समाधान और उपायों पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, अर्थ और परिभाषाएं। आइए इस कोर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। देखिए, जब भी दहेज शब्द आता है तो दिमाग में क्या आता है? दिलचस्प बात यह है कि आम डिक्शनरी और हमारे कानून की परिभाषा में जमीन आसमान का फर्क है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि ये वो पैसा या संपत्ति है जो एक महिला शादी के वक्त लाती है। सिंपल है ना? लेकिन आप जरा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 यानी दहेज निषेध अधिनियम 1961 की लीगल परिभाषा पर ध्यान दीजिए। कानून साफ कहता है कि कोई भी संपत्ति जो शादी की एक शर्त के रूप में दी जाती है, चाहे सीधे तौर पर या घुमा फिराकर, वो दहेज है। ये जो शब्द है ना, शर्त या कंडीशन, यही एक आम लेनदेन को सीधा एक गैर कानूनी जुर्म में बदल देता है। और इतिहास के पन्नों को पलटे तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। प्राचीन काल में एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, स्त्रीधन। ये महिला की अपनी निजी संपत्ति होती थी, सिर्फ और सिर्फ उसकी आर्थिक सुरक्षा के लिए। लेकिन वक्त के साथ देखिए क्या हुआ। सुरक्षा के लिए बनी ये बेहतरीन सोच धीरे धीरे एक अनिवार्य और जबरन वसूली जाने वाली शर्त में बदल गई। मतलब जो चीज रक्षा के लिए थी वही सबसे बड़ा खतरा बन गई। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, दहेज के मूल कारण। आखिर ये प्रथा आज भी जिंदा क्यों है? अगर हम इसके कारणों की बात करें तो ये किसी एक चीज का नतीजा नहीं है। पितृसत्तात्मक समाज, लोगों का लालच और समाज में अपना रुतबा दिखाने की होड़, इसके अलावा कानूनों का सख्ती से लागू न होना, महिला सशक्तिकरण की कमी, सदियों पुराने रीति रिवाज और एक अमीर दूल्हा पाने की चाहत। सच कहूं तो यह सब मिलकर एक ऐसा खतरनाक जाल बुनते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। लोग बस दिखावा करना चाहते हैं और परंपरा के नाम पर इस कुप्रथा को आंख मूंद कर आगे बढ़ाते रहते हैं। अब यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प और गौर करने वाली है वो है पितृसत्तात्मक निर्भरता, यानी पैट्रियार्कल डिपेंडेंसी। समाज में ये बात बहुत गहराई से बिठा दी गई है कि एक महिला जीवन भर किसी न किसी पुरुष पर निर्भर रहती है। बचपन में पिता पर, शादी के बाद पति पर और बुढ़ापे में बेटों पर। इसी गलत सोच ने इस धारणा को जन्म दिया कि चूंकि पति जीवन भर उस महिला की देखभाल करेगा तो उसके मुआवजे के तौर पर लड़की वालों को दहेज देना ही चाहिए। बिल्कुल बेतुका लॉजिक है ना? अब आते हैं तीसरे भाग पर, इसके सामाजिक प्रभाव। इसका विनाशकारी मानवीय मूल्य क्या है, आइए देखते हैं। जब हम इसके असल परिणामों को देखते हैं तो हकीकत बहुत डरावनी नजर आती है। बेटियों को अचानक एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ मान लिया जाता है। परिवारों पर कर्ज का भारी पहाड़ टूट पड़ता है। और इसका सीधा असर क्या होता है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। लड़कियों की पढ़ाई रोक दी जाती है क्योंकि परिवार सोचते हैं कि भाई पढ़ाई पर खर्च करने से अच्छा है कि दहेज के लिए पैसे बचा लिए जाएं। और गरीब परिवारों का तो हाल और भी बुरा है। वहां लड़कियों की या तो बहुत देर से शादी होती है या दहेज ना दे पाने की वजह से शादी हो ही नहीं पाती। और इसी सोच से जन्म लेती है हमारे समाज की सबसे खौफनाक और अंधकारमय सच्चाई, कन्या भ्रूण हत्या। भविष्य में दहेज के भारी खर्चों से बचने के लिए कई परिवार बच्चियों को जन्म लेने से पहले ही मार देते हैं। जरा सोचिए, ये कितना दिल दहला देने वाला है कि महज एक आर्थिक डर लोगों से इतना बड़ा और अमानवीय अपराध करवा। इसके साथ ही एक बहुत कड़वी सच्चाई जुड़ी है। यदि दहेज अपर्याप्त माना जाता है तो दुल्हन को उत्पीड़न, दुर्व्यवहार या यहां तक कि मौत का सामना करना पड़ सकता है। ये कोई साधारण लाइन नहीं है, ये हजारों महिलाओं की रोजमर्रा की खौफनाक हकीकत है। जब मांगें पूरी नहीं होती तो बात घरेलू हिंसा तक पहुंच जाती है और फिर यही चीज दहेज हत्या जैसी भयानक घटनाओं में बदल जाती है। ये इस पूरी सामाजिक बुराई का सबसे चरम और दर्दनाक रूप है। तो इस सबसे बचने का रास्ता क्या है? चलिए चौथे भाग की ओर, दहेज के खिलाफ कानून, भारत में हमारी कानूनी ढाल। इस पूरे लीगल फ्रेमवर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेना या मांगना कोई छोटी बात नहीं है। इसमें कम से कम 5 साल की जेल और 15,000 रुपए का जुर्माना है।
इसके अलावा नई भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 के सेक्शन 80 के तहत दहेज हत्या के लिए 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। सेक्शन 85 के तहत अगर क्रूरता होती है तो बिना जमानत के 3 साल तक की जेल है। और सबसे बड़ी बात, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 118 के तहत अदालत ये मानकर चलती है कि अगर क्रूरता के सबूत हैं तो आरोपी को खुद साबित करना होगा कि वो बेगुनाह है। अब यहाँ ये नंबर 7 बहुत ही बड़ा और अहम है। ये 7 नंबर प्रतीक है न्यूनतम 7 साल की जेल का, जो कि BNS के सेक्शन 80 के तहत दहेज हत्या के लिए तय की गई है। ये साफ दिखाता है कि कानून इस अपराध को कितनी गंभीरता से लेता है। इसके अलावा एक और बात, शादी के शुरुआती 7 सालों के भीतर होने वाली संदिग्ध मौतों पर यह कानून बिल्कुल सीधे लागू होता है। खैर, यहाँ एक जरूरी बात और है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। कानून में एक बहुत ही स्पष्ट अपवाद या एक्सेप्शन भी दिया गया है। शादी में जो भी उपहार अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव या मांग के दिए जाते हैं वो पूरी तरह से कानूनी हैं। उन्हें दहेज नहीं माना जाता। मतलब कानून ने जबरदस्ती की गई मांग और प्यार से दिए गए गिफ्ट्स के बीच एक बहुत ही साफ लाइन खींच दी है, और ये अंतर समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अब हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे उम्मीद भरे हिस्से पर आते हैं, भाग 5, उपाय और समाधान। इस सामाजिक बुराई को कैसे खत्म किया जाए? आइए देखते हैं कि हम एक समाज के तौर पर इसे कैसे सुलझा सकते हैं। इस बुराई को जड़ से उखाड़ने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच चाहिए। पहला कदम, कानूनों को जमीन पर बेहद सख्ती से लागू करना। दूसरा, सरकार, NGOs और आज के इन्फ्लुएंसर्स के जरिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाना। तीसरा और मेरे हिसाब से सबसे अहम कदम है महिलाओं की शिक्षा और उनका आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना, ताकि वो खुद को कभी किसी पर निर्भर न समझे। और चौथा कदम, दिखावे की संस्कृति को छोड़कर बिल्कुल साधारण शादियों को अपनाना और समाज की सोच को बदलना। और इसी के साथ हम इस डीप डाइव के अंत में आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल मैं छोड़ना चाहता हूं। कोई भी समाज सदियों पुरानी इन कुप्रथाओं को पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकता है? और आने वाली पीढ़ियों को सशक्त बनाने में व्यक्तिगत स्तर पर दहेज की मांगों को ठुकराने की क्या भूमिका हो सकती है? याद रखें दोस्तों, ये बदलाव सिर्फ कागज पर कानून बन जाने से नहीं आएगा। ये हमारे और आपके साहसिक फैसलों से आएगा। बेटियों को पढ़ाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और इस कुप्रथा को हमेशा के लिए ना कहना ही एक बेहतर कल की चाबी है। इस शानदार चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए।